जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक और नए क्वेश्चन मॉडल पेपर को लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। उनको हम सोल्व करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त की थी? या सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर लिखवाया था, है ना? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह, ऑप्शन नंबर 4 है अलाउद्दीन खिलजी। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। बात करें बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, राइट। शेरशाह, यह खुद एक उपाधि थी, शेर खान की उपाधि थी शेरशाह। शेर खान के ऊपर जो उपाधि धारण की उसका नाम था शेरशाह, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ना? ऑप्शन है 1 है 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 2 है 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 3 है 21 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसका कारण है कि 2015 में 9 जनवरी 9 जनवरी 2015 में महात्मा गांधी जो थे वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, राइट। इस कारण से जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा, न्यू इंडिया पत्रिका का संबंध किससे है? न्यू इंडिया नाम की जो पत्रिका थी उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 3 है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 4 है वीर सावरकर। तो न्यू इंडिया पत्रिका का संबंध जो है वो एनी बेसेंट से है, राइट। जब 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तो उस समय अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी, न्यू इंडिया पत्रिका, राइट। तो एनी बेसेंट इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। बात करें यदि बाल गंगाधर तिलक की भी दो पत्रिका थी, केसरी, एक था केसरी जो आपने चलाया था, और दूसरा था दूसरा जो था उसका नाम था मराठा दर्पण, राइट। मराठा दर्पण। तो ये दोनों पत्रिका में भी आपको याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक के माध्यम द्वारा चलाई गई, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? एनडीपीएस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आपको याद होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है ए.ओ. ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, राइट। अब बात करते हैं, तो प्रथम महिला अध्यक्ष इनकी कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। कब बनी थी? तो ये 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उस समय आप अध्यक्ष बने थे, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1917 में बनी थी। फर्स्ट महिला वो थी एनी बेसेंट, और कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, और मैं इसे लेकर रहूंगा, वचन किसके थे? ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक के जो शब्द थे वो थे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शस्त्र का संबंध
मौर्य वंश नहीं है, राइट। मौर्य शासक जो था लगभग 300 एडी के आसपास जो है बना था, बीसी के आसपास। तो कौन सा जो शासक था निम्न में से वो इसका नहीं है। एक है महेंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 है अशोक, ऑप्शन नंबर 4 है कनिष्क। तो महेंद्र जो था वो अशोक का पुत्र था, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद देखो, बिंदुसार का पुत्र था चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बाद आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र थे अशोक, और अशोक के पुत्र थे वो थे महेंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी चली। लेकिन कनिष्क जो है ये कुषाण साम्राज्य का एक विदेशी शासक था, ठीक है। ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 1951, ऑप्शन नंबर 2 है 1971, ऑप्शन नंबर 3 है 1981, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको पता होगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, ठीक है, तो 1950 में एक आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम था 1950 से 54 के बीच में एक आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम था योजना आयोग। उसका नाम था योजना आयोग। फिर जब मोदी सरकार आई 2015 में, 2015 में जो है इस आयोग को खत्म करके योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की गई। उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, प्रधानमंत्री, राइट। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, बात करते हैं नीति आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं। सदस्यों की अगर बात करें, सदस्य में आ जाते हैं सब जो राज्य हैं, सभी स्टेट के क्या आ जाते हैं, सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, प्लस जहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं, ठीक है, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं है, तो वहाँ के मुख्य सचिव या मुख्य सचिवों को रखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू, राइट। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आप जो हैं प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के। लेकिन अब तक की सबसे लंबे कार्यकाल वाले की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी जो उनका कार्यकाल लागू हुआ है वो तीसरा कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा शपथ कौन दिलवाता है, नियुक्ति कौन करता है और उनको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुख्यमंत्री सभी स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, तो वह उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उनको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रह्मगिरी पहाड़ी पश्चिम घाट से, ऑप्शन नंबर 3 है यमुनोत्री हिमखंड, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। उसके बाद जो है, और ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में, पश्चिम घाट में बहती हुई ये कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है दोस्तों।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए के मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर 2 मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम घाट। ऑप्शन नंबर 3 है बेरीनाल झील। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कौन? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, मानसरोवर झील। और एक ग्लेशियर का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जिसका नाम है बोखरचू बोखरचू हिमखंड। बोखरचू हिमखंड, ठीक है। तो यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। दोनों ऑप्शन में दिख सकते हैं, या तो आपको मानसरोवर झील दिखे तो उसको करेक्ट करना है, या फिर बोखरचू हिमखंड दिखे तो उसको ठीक करना है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो 13वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बना है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 यमुना नदी। ऑप्शन नंबर 2 है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 4 सतलुज नदी। तो भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राकसताल झील तिब्बत से होता है, राइट। तिब्बत से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। केसर की खेती कहाँ की जाती है? सबसे ज्यादा केसर की खेती कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 बिहार। ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नई मिट्टी होती है वहाँ पर जो है केसर की खेती की जाती है, और ठंडे इलाकों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर में जो करेवा के जो मैदान बनते हैं, ठीक है, घाटियों में चिकनी मिट्टी के लिए आवश्यक है, ठीक है, चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। तो वहाँ पर जो है केसर की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट कि केसर की खेती मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है, और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके जैसे हिमाचल हो गया तो वहाँ पर की जाती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना? देश में जो सरसों का उत्पादन करता है तो उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र। और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो सरसों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है कहाँ पे? राजस्थान, राइट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर चावल चावल और गेहूं उगाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी चावल उगाए जाते हैं। पंजाब में भी सबसे ज्यादा गेहूं और चावल ही होते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एक और चीज में जो है राजस्थान नंबर 1 पर है, वो है कि मोटे अनाज जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा होते हैं? तो वो भी राजस्थान में, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश में हिमालय का विस्तार नहीं है? हिमालय जो है कौन से देश में नहीं फैला हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन नंबर 2 है म्यांमार। ऑप्शन नंबर 3 है बांग्लादेश। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में तो फैला हुआ है, मतलब ये भारत तो है। ऑप्शन नंबर 2 है म्यांमार, तो म्यांमार में भी हिमालय का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जो है हिमालय का विस्तार नहीं है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हाँ, तो हिमालय का विस्तार कौन कौन से देश में है, पहले ये बात कर लेते हैं फटाफट से।
हाँ, तो फिर कुछ देश हैं जहाँ पर जो है हिमालय का विस्तार है, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इस प्रकार से ये कुछ 7 देश हैं जहाँ पर जो है हिमालय का विस्तार है। बांग्लादेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17, जल का पीएच मान कितना होता है? राइट, जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर एक है 7.2, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 2, ऑप्शन नंबर 4 है 3। तो ऑप्शन नंबर 4 ये तो लगभग लगभग सभी को पता रहता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान होता है कितना? 7। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी यमुना की सहायक नदी है ना? ये जो नदियाँ दी है इनमें से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, मतलब यमुना में जाके मिलती है? ऑप्शन नंबर एक है टॉम्स, ऑप्शन नंबर 2 है हिंडन, ऑप्शन नंबर 3 है चंबल, ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो ये सभी की सभी नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, राइट। अब यमुना की बात करते हैं थोड़ी सी यमुना के बारे में। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से यमुना की नदी की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मांडवी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ना? भारत की एक नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है और वह उसका नाम है मांडवी नदी। तो उसका जो है उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से निकलती है वह? ऑप्शन नंबर एक है सारनाथ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मांडवी नदी का जो उद्गम स्थल है वो निकलती कहाँ से है? तो पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, पश्चिम घाट से निकलती है। ये रहा भारत, ये रहा पूर्वी घाट, ये रहा पश्चिम घाट। तो इधर से निकलती है और इस तरफ बहती है, राइट। और यह गोवा जो राज्य है हमारा, छोटा सा राज्य गोवा, तो गोवा की जीवन रेखा भी मांडवी नदी को कहा जाता है, राइट। तो पश्चिम घाट से निकलती है और गोवा की जीवन रेखा है मांडवी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सबसे बड़ी नदी कौन सी है और एक होता है सबसे लंबी नदी कौन सी। एक होता है बड़ी और एक होता है सबसे लंबी नदी। हाँ, तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। ठीक है, उसका नाम है अमेजन नदी। और ये कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में, राइट। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। ब्राजील में मुख्य रूप से इसका जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, सूडान, चीन, माली, ठीक है, इस प्रकार से कई सारी कंट्री, लगभग लगभग 13-14 कंट्री के आसपास उसमें बहती है नील नदी। तो सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन नदी, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर एक है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग चूंकि एक संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय की जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट, राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर एक, मतलब संस्थापक बनाने वाले इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को कौन? आपको पता होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे बना था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ
तो दुनिया जो है दो दड़ों में बट गई। एक जो थी वो रशिया के फेवर वाली थी, दूसरी जो थी अमेरिका के फेवर वाली, राइट। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो कि इनसे पृथक थी, इनसे अलग थी। ठीक है, तो उन लोगों ने मिलकर, जो कि न तो रशिया के फेवर में जाना चाहती थी और न ही अमेरिका के फेवर में जाना चाहती थी, तो उन्होंने मिलकर एक और नए संगठन को आगाज किया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष संगठन, राइट। ये तो रही गुटनिरपेक्ष संगठन की हिस्ट्री। अब बात करते हैं कौन कौन से देश थे जो कि एक गुटनिरपेक्ष से जुड़े थे। एक था ऑप्शन नंबर एक है नेहरू साहब, ऑप्शन नंबर दो है टीटो, और ऑप्शन नंबर तीन है नाजिर। तो तीनों के जो तीनों ही नेता हैं, ठीक है, तीनों के तीनों ही जो नेता हैं, तो तीनों के तीनों जो नेता हैं, इन तीनों ने मिलकर जो जिस आंदोलन को शुरू किया था, जिस संगठन को बनाया था, तो तीनों ही इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर चार मतलब सभी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के से, इंडिया से, टीटो जो है यूगोस्लोविया से, और नासिर जो थे वो मिस्र से थे, राइट। ये जो कंट्री थी, अगर कंट्री नाम पूछे तो आप याद रख सकते हैं कि भारत, यूगोस्लोविया और मिस्र। और नेताओं की बात पूछे तो नेहरू, टीटो और नाजिर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई यानी कि 1/3 पद की संविधान संशोधन के पश्चात आरक्षित किए गए हैं ना। आरक्षण के माध्यम में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से संविधान के संशोधन के बाद की गई? तो ऑप्शन नंबर एक है 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर दो है 73 और 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर तीन है 75वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था, तो उसके माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 मेंबर आरक्षित किए गए, राइट। तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ कौन से राज्य से हुआ है? ऑप्शन एक है राजस्थान, ऑप्शन नंबर दो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थान का आरंभ, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से, राइट। राजस्थान में भी नागौर से, और नागौर में 1949 से, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कौन कहलाता है? नगर निगम जो होता है उनके निर्वाचित प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है सभापति, ऑप्शन नंबर दो है अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर तीन है आयुक्त, ऑप्शन नंबर चार वो है मेयर। तो नगर निगम के जो निर्वाचित प्रमुख है वो कौन होते हैं? मेयर होते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इनमें से कौन मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता है ना। मंत्री परिषद जो होती है उसका हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर दो है संसदीय सचिव, ऑप्शन नंबर तीन है राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर चार है उप मंत्री। तो ये जो मंत्री लगे हुए हैं ये सारे मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, है ना। लेकिन बात ये जो ऑप्शन नंबर टू है संसदीय सचिव, तो सचिव जो होता है एक आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, मतलब कि वो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राइट। आपको पता होगा भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। ये किसकी नियुक्ति करते हैं? इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर एक है आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर दो आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर तीन आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर चार आर्टिकल 75। तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट कि आर्टिकल नंबर 75 के द्वारा जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राइट।
अब जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो प्रधानमंत्री जिन जिन को कहते हैं तो राष्ट्रपति उनको मंत्री की शपथ भी दिलवा देते हैं ना, मंत्रिमंडल भी बनाने में सहयोग करता है प्रधानमंत्री, राइट। और बाकी तीनों आर्टिकल की बात करें तो ये तीनों जो है क्या है, आपातकाल है, तीनों ही टाइप के आपातकाल होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 जब कोई दूसरा देश हमारा देश पर अटैक कर दे। आर्टिकल 356 जब किसी राज्य में विधानसभा नहीं बन पाए या त्रिस्तरीय जो है त्रिशंकु विधानसभा बने, राइट। और आर्टिकल 360 जब देश में पैसे की कमी हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कि धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3 है विधानसभा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है वो कहाँ पेश किया जाता है, वो लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद जो ये जाता है राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा के लिए 14 दिन का समय मिलता है, 14 दिन के भीतर इसको जो है राज्यसभा को मंजूरी देनी पड़ती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था देता है। देश में आपातकाल लगाना है तो कौन सा संविधान का आर्टिकल है ये बताता है। देखते हैं फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 263, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 310। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपातकाल की उपबंध करने वाले 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। और ऑप्शन नंबर 360 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। 356 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कोई अधिकारी है और वह कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है तो न्यायालय उसको आदेश जारी करते हैं, रीट जारी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। हाँ, तो ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1 परमादेश, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिषेध लेख, ऑप्शन नंबर 3 है प्रेक्षण आदेश, ऑप्शन नंबर 4 है अधिकार प्रचार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30 जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक न्यायालय है, कोई सार्वजनिक अधिकारी है, मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक अधिकारी है, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करता है तो उसके लिए जो है न्यायालय आदेश जारी करता है ना, कोर्ट जो होती है आदेश जारी करती है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है परम आदेश, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिषेध लेख, ऑप्शन नंबर 3 है उत्प्रेक्षण, ऑप्शन नंबर 4 है अधिकार प्रचार। तो जो आदेश जारी किया जाता है उसको कहते हैं परम आदेश, यानी कि सबसे ऊपर का आदेश है ना। कोर्ट जो आदेश जारी करता है वो होता है परम आदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन को जो थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होगी। देखिए, जब एक हम जब हम जब हम किसी अलीप वर्ष से यानी कि सामान्य वर्ष से अलीप से अगर लीप ईयर में जाते हैं ना, लीप में जाते हैं, लेकिन वहां पर अगर फरवरी ऐड नहीं होती है, ठीक है। और अभी अगर अलीप वर्ष से लीप ईयर में जाते हैं वहां पर फरवरी ऐड नहीं होती है तो वहां पर हम +1 करते हैं। लेकिन अगर सामान्य वर्ष ले लीजिए, तो मतलब सामान्य वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाते हैं वहां पर अगर फरवरी ऐड होती है तो हम वहां पर +2 बार जो ऐड करते हैं जो भी दिन दिया होता है, तो वो अपना आंसर होता है, राइट। यानी कि सामान्य वर्ष के लिए तो +1 और लीप वर्ष के लिए अपन +2 ऐड करते हैं, राइट। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा।
1 जनवरी से जब अपन 25 में 24 से 25 में जाएंगे तो प्लस 1 तो वह, और क्योंकि यहाँ पर जो है जनवरी के बाद फरवरी आएगा और जो 2024 का फरवरी होगा उसमें प्लस 1 दिन होगा, यानी कि 29 दिन होंगे, यानी कि प्लस 1 दिन होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सोमवार के बाद प्लस 2वां दिन कौन सा होता है? मंगलवार और बुधवार। तो बुधवार ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुधवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 12 फरवरी 2024 को रविवार है, तो 16 जून 2024 को कौन सा वार होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है? हमें यहाँ पर शेष दिन निकालना है। तो शेष दिन निकालते हैं ना। फरवरी होगी 29 दिन की, ठीक है, प्लस जो है फरवरी के बाद आएगा मार्च, जनवरी फरवरी के बाद आएगा मार्च। अब बात करते हैं कि हमें शेष दिन कितने मिले। तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद आएगा, फरवरी में जो शेष दिन बचे 12 दिन तो बीत चुके। अब बचे जो दिन है 12 घटाए अगर तो अपने पास बचे प्लस के 17, करेक्ट। प्लस फरवरी के बाद मार्च जो आएंगे आता है उसमें बचते हैं शेष दिन 3, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में बचते हैं 2 दिन। फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, मई में जो दिन बचते हैं वो 3, प्लस अब बात हो रही है जून, यानी कि हमें 16 जून तक पहुंचना है ना, तो प्लस 16, बस इनको जोड़ दीजिए और 7 का भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वो अपना आंसर होगा। तो देखिए 3, 2, देखिए फटाफट से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 का भाग दूँ, 7 दूनी 14, बचेगा मेरे पास कितने? 2 दिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 का भाग दूँ तो मेरे पास बचेगा कितना? तो मेरे पास बचेगा 7 दूनी 14, 14 और 4, यानी कि यहाँ पे बचे मेरे पास 4। तो 4 और 3 7, ये वापस से खत्म। 3, 2 5 और 7 वापस से ये भी खत्म, करेक्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 12 फरवरी 2024 को अगर रविवार है तो 16 जून 2024 को भी कौन सा वार होगा? रविवार, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए हैं, कारण ये है कि आप इस क्वेश्चन को सरल करें, तरीका सीखें कि कैसे निकाला जाता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। अगर ए बी सी डी का संबंध जेड वाई एक्स और डब्ल्यू से है, वही संबंध ई एफ जी एच का किसके साथ है, राइट। तो देखिए फटाफट से हम निकालते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और से, राइट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए बी सी डी का संबंध किसके साथ है? जेड वाई एक्स और डब्ल्यू के साथ, मतलब एक के नीचे जो लिखा है वो है, मतलब इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, और इसका संबंध सी का संबंध एक्स के साथ, डी का संबंध डब्ल्यू के साथ है ना। सी का संबंध एक्स के साथ, डी का संबंध, मतलब कि इस प्रकार से उसने कुछ कर रखा है ना। तो फिर हमारे पास क्या है? ई एफ जी और एच, ई एफ जी और एच, यानी कि इसके नीचे कौन सा आएगा? ये वाला, यानी कि वी यू टी और एस कहाँ है? तो वी यू टी और एस जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखना है, बनाकर देख लेना है आपको कि कौन सा जो है ठीक बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 34 है अपना, कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है ना। तो 5 अभाज्य संख्या पहले आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद या किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हो। तो पहली अभाज्य संख्या है 2,
दूसरी अभाज्य संख्या है 3, 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो ये होती है 5 अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है ना, 5 क्रमशः अभाज्य संख्या है, ये लेनी है अपने को। अब इनकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग हो रही है 18 और 5 23, करेक्ट। 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28 है ना। तो 28 डिवाइड विद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का भाग देंगे। 28 में अगर आप 5 का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा 5.3 बचेगा, यानी कि 5.6। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 5 अभाज्य क्रमशः अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो वो है 5.6। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट। इस प्रकार से आपको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कि 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, अगली यहाँ पर जो संख्या है, अगली संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जुड़ा है उसने प्लस के 2, उसके बाद उसने जोड़ा है प्लस के 4, उसके बाद उसने जोड़ा है प्लस के 6, उसके बाद उन्होंने जोड़ा है प्लस के 8। अगला जो होगा आप बताइए कितना जुड़ेगा, 2 2 का गैप, यानी कि प्लस के 10। प्लस के 10 जोड़ेंगे तो 20 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो 30। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। इस प्रकार से आप कुछ लगा के सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अगले जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35 कि 2 3 5 और 6 में बेमेल संख्या है ना। बेमेल संख्या कौन सी है, तो देखिए 2 जो है एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या है, लेकिन 6 जो है कौन सी संख्या है, 6 सम संख्या है। ठीक है, 6 जो है सम संख्या है, इसलिए ये जो है बाकी तीनों से अलग है, यानी कि बेमेल संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा समूह अन्य से अलग है ना। हाँ, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1 3 5 7। देखिए 1 3 5 7 देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, वो है कि ये जो चारों संख्या है वो विषम संख्या है, राइट। और कुछ, और भी कुछ हो सकता है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याएं भी है। अगला जो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, उसमें देखिए 1911 यानी कि 11 और 13, यानी कि ये भी कौन सी, ये भी विषम संख्या है। कौन सी है, विषम संख्या है, लेकिन 9 जो है इसमें भाज्य है, तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब अभाज्य संख्या वाला हम नहीं लगा सकते। आगे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो है 1 4 6 है ना, 1 4 और 6 है। ऑप्शन 1 4 6, यानी कि इसमें कौन सी संख्या है, इसमें सम संख्याएं शामिल है, राइट। सम संख्याएं शामिल है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है 1 3 17 और 21, ये भी कौन सी संख्या है, ये भी विषम संख्या है ना। लेकिन मेरे को देखने को मिला कि जो है यहाँ पर जो दो संख्याएं सम है ना, यहाँ पर दो संख्याएं सम है, और बाकी में सब संख्या, बाकी जो तीनों है इसमें भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, इसमें जो है दो संख्याएं सम है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा 38, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, पुनः 10 किलोमीटर चलता है और फिर पीछे मुड़कर 2 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में चल रहा है, राइट। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर, तो उत्तर दिशा ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी कि उत्तर उत्तर की तरफ चला कितना, 10 किलोमीटर। ठीक, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर बाईं मुड़ा, बाईं ओर ये इसकी ये साइड बाईं ओर मुड़ता है, पुनः 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर पुनः वह चलता है 10 किलोमीटर, राइट। फिर पीछे मुड़कर 2 किलोमीटर चला, पीछे मतलब यहीं से हम पीछे मुड़ गए, यानी कि इस तरफ से, मतलब कि वहाँ होगा यहाँ पे कहीं, राइट। 2 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में चल रहा है ना, किस दिशा में चल रहा है।
किस दिशा में चल रहा है तो वह पूर्व की ओर चल रहा है, राइट। चल किस दिशा में रहा है, इस दिशा में चल रहा है ना, तो वह पूर्व दिशा है, राइट। तो पूर्व दिशा में चल रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पूर्व दिशा। अगर वह ऐसा कहता कि वह अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है तो अपन कहते कि उत्तर में है, लेकिन उसने कहा कि किस दिशा में चल रहा है तो वो पूर्व दिशा में चल